Hello student, welcome back to Matizata 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर को हम कैसे रीड करें और रीड भी करेंगे तो उसमें क्या रीड करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कौन कौन सी चीजें हमें रिवाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि इतने बड़े चैप्टर्स को रिवाइज करना अभी टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस टाइम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक क्विक रिवीजन लेकर जाना। और ये जो क्विक रिवीजन है बच्चे, इसका नाम है माइंड मैप। तो माइंड मैप में हम वो चीजें करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम सारे चैप्टर को रिकॉल भी कर लेंगे और सारी चीजें जब हमारे ताजा ताजा दिमाग में होगी तो वही चीजें हम अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर्स में सारी चीजें लिख सकते हैं। तो चलिए माइंड मैप के थ्रू हम समझते हैं पूरे चैप्टर को, राइट। तो पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू से समझेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जिसका नाम है ब्रिक, बीन्स एंड बोन्स, तो यहां से स्टार्ट करते हैं ब्रिक, बीन्स एंड बोन्स को। तो ब्रिक, बीन्स एंड बोन्स, हड़प्पा कल्चर, तो इसको हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, ब्रोंज एज। तो इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है 2600 टू 1900 बीसी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी होता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, उनका मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग, गैदरिंग, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में भी क्या क्या चीजें कल्टीवेट किया करते थे, कौन कौन सी फसलों को उगाया करते थे, व्हीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी, सीसम, और इसके अलावा वो पेस्टुलिस्ट भी किया करते थे, यानी कि पशुपालन भी किया करते थे और फिशिंग भी किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिटी की, तो हड़प्पा की मेन सिटी, वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में काफी सारी साइट्स यहाँ पर खोजी गई हैं, लेकिन जो मेन साइट्स हैं हड़प्पा की वो है हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा। ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन से भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको लोकेट करना है किस तरीके से, कौन सी प्लेस पूछा गया है तो उसको वहां पर लोकेट करना है, इसलिए मैंने इसके सामने इनके कंट्री का नाम भी बता दिया है, राइट, और स्टेट का नाम भी बता दिया है। तो फॉर एग्जांपल कि हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदारो पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, शोरतुगई अफगानिस्तान, लोथल गुजरात, धोलावीरा, चन्हुदारो पाकिस्तान, सुतकोटडा गुजरात में है, नागेश्वर पाकिस्तान में, बालाकोट पाकिस्तान में और कोटजी भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा एविडेंसेस की बात करें कि हमें कौन से साइट से किस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, तो ये एविडेंसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लो फील्ड, यानी कि हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, प्रूफ मिला है हमें कालीबंगा जो कि कहां पर है, राजस्थान में। टेरिकोटा प्लो, ठीक है, टेरिकोटा प्लो यानी कि वो लोग हलों का भी यूज किया करते थे, तो इस तरह का हमें एविडेंस जो है वो हमें कहां से मिला, चोलिस्तान और बनावली से। इसके अलावा इरिगेशन करने के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल यूज करते थे, तो कैनल्स जो है सिर्फ हमें एक ही साइड से मिली है, वो है शोरतुगई से। इसके अलावा बाकी की साइड से वो कैसे इरिगेशन किया करते थे, तो वो वेल से और किससे करते थे, वेल वगैरह से यूज किया करते थे, यानी कि कुओं का यूज किया करते थे। तो कैनाल, लापिस लाजुली जो है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि लापिस लाजुली क्या होता है, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जो कि कहां से मंगवाया जाता था, शोरतुगई से। वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस कहां पर हमें पाए गए हैं, धोलावीरा में, कालीबंगा राजस्थान, उसके बाद शोरतुगई अफगानिस्तान में है। ग्रेट बाथ और ग्रेट गेंडरी की अगर हम बात करें, ग्रेट बाथ और ग्रेट गेंडरी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रेट बाथ के बारे में आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में था जो कि सिटाडेल में बसा हुआ था, और इस तरीके से बनाया हुआ कि बहुत ही सुंदर बर्न ब्रिक से बनाया हुआ था, चारकोल और जिप्सम के ऊपर इसका लेप किया गया था, साथ में एक वेल होता था जिससे कि सारे बकेट से उनमें पानी भरा जाता था। इस तरीके से वो डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट आता है फार अल्तार, तो हमें ये अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल और कालीबंगा से। शेल्स ऑब्जेक्ट कहां से मंगवाए जाते थे बच्चे, शेल जो होता था वो नागेश्वर और बालाकोट से, क्योंकि ये दोनों जो है वो कोस्टल एरियाज है। तो अगर ये पूछा जाए कि नागेश्वर और बालाकोट की स्पेशलिटी क्या है, तो आप क्या कर दोगे, ये दोनों कोस्टल एरियाज थे, है ना, और यहीं से ही शेल्स मंगवाए जाते थे। बीड्स मेकिंग कहां पर होती थी, चन्हुदारो में होती थी, साथ में कार्लेनियन, कार्लेनियन क्या होता है, ये भी एक प्रेशियस स्टोन होता है। और डॉकयार्ड हमें कहां से मिला, कार्लेनियन और डॉकयार्ड, डॉकयार्ड होता है आपका सीपोर्ट होता है, बंदरगाह होती है, ये कहां से मिली हमें, लोथल से, राइट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फाइंडिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन अमीर था कौन गरीब था, ये कैसे पता चलता है, कौन यहाँ पर, क्योंकि बुराइज जो हमें मिले, डेड बॉडीज जो हमें मिट्टी में दफनाई हुई मिली गड्ढों के अंदर, तो कैसे पता चला ये मैन की है, विमेन की है ना, कैसे पता चला कि ये रिच पर्सन है, ये पुअर पीपल है। तो इसके बारे में काफी सारे यहाँ पर एविडेंसेस बताए गए हैं बाय स्टडिंग द ब्यूराइल्स, है ना, बाय स्टडिंग द ब्यूराइल्स और बाय स्टडिंग द आर्टिफैक्ट्स। अब जहां जहां पर हमें गड्ढों में
इनकी डेड बॉडीज मिली, मतलब पूरा का पूरा स्केलेटन मिला, तो स्केलेटन में ही क्या कहता है कि वो लोग ज्वेलरी पहनकर ही लोगों को दफना दिया करते थे। तो जिनके साथ में हमें कॉस्टली ज्वेलरीज वगैरह मिली जिन स्केलेटन्स के साथ में, तो उससे पता चलता है कि ये लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। जो नॉर्मल थे उनके साथ खाली मिट्टी के बर्तन मिले, है ना। और इसके अलावा बाय स्टडिंग द आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स जिनके साथ में महंगी महंगी चीजें गड्ढों में ही उनके साथ दफना दी गई थी। और कुछ जैसे प्रेशियस स्टोन्स वो होते थे, क्या बोलते हैं उनको, एक फिनांस नाम की एक वो होता था, स्टफ होता था, उससे पॉट बनाया जाता था। तो जो महंगे महंगे बर्तन होते थे तो वो भी हमें कहीं कहीं पर डेड बॉडीज के साथ में दफनाए हुए मिले गए। इससे पता चलता था कि ये लोग अमीर हैं, और बाकी जिन्हें नॉर्मल मिट्टी के बर्तन मिलते थे उनको एक नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया था। इसके अलावा बात करते हैं हम किसकी, टाउन प्लानिंग की। तो टाउन प्लानिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में भी जेंटल स्लोप और कवर्ड, यानी कि बहुत ही जेंटल इस तरीके से वो स्लोप में बनी हुई थी ताकि पानी कहीं पर रुके ना, और इजिली स्मूथ करता रहे, इजिली जो है फ्लो करता रहे। और कवर्ड होती थी या तो स्टोन स्लैब से या वुडन स्लैब से उसको ढका जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रीट एंड रोड। तो स्ट्रीट एंड रोड, तो इसको जो स्ट्रीट बनी हुई थी और जो इसमें घर बने हुए थे वो ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। नेक्स्ट कहता है इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। तो रोड होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर उनको बाइसेक्ट किया करते थे। हाउसेस की अगर बात करूं तो सिंगल स्टोर होते थे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग नहीं होती थी, और उनके जो रूम्स होते थे उनके अंदर कोई विंडो नहीं होती, प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। और इनका ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशियो जो होता था, अनिल कपूर का गाना याद कर लेना, 1:4, 4:1, राइट। तो ये हो गया। और यहाँ पर हमें बहुत सारे कुएं भी मिले। अगर अकेले बात करूं मोहनजोदारो में, तो मोहनजोदारो में अकेले हमें वहां पर 700 वेल्स मिले। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप का था। बर्न्ड ब्रिक इसमें यूज हुई थी। इसमें स्टेयर केसेस थे नॉर्थ और साउथ में। यहाँ इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर स्टेयर केसेस भी बने होते, सीढ़ियों के द्वारा इसके अंदर जाया जाता था और निकाला जाता था। उसके बाद क्या होता था, इसके साइड साइड में चेंजिंग रूम बने हुए थे ईस्ट और वेस्टर्न साइड में, राइट। उसके बाद हमने क्या किया कि एंशिएंट अथॉरिटी यानी कि हड़प्पा में क्या कोई पर्टिकुलर रूलर था जो इस पूरी सिविलाइजेशन को गवर्न करते थे? नहीं, कोई भी पर्टिकुलर रूलर नहीं था। तो इसमें कोई रूलर था ही नहीं, तो फिर कैसे ये पूरी की पूरी चीजें एक ही साथ प्लानिंग तरीके से की गई? क्योंकि अगर कोई हेड होगा वही सारी चीजों को गवर्न करेगा, वही ऑर्डर करेगा कि सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। तो कोई ना कोई तो रूलर होगा, हेड होगा। तो ऐसे हमें प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है वहां पर। तो पर्टिकुलर हमें मोहनजोदारो से नहीं मिली, पर्टिकुलर हमें हड़प्पा से नहीं मिली, बल्कि लगभग साइट से हमें प्रिस्ट किंग की मूर्तियां मिली है। इससे पता चलता है कि कोई एक गवर्न ना होकर के, कोई एक रूलर ना होकर के अलग अलग साइट्स पर अलग अलग इस तरह के हेड होते थे। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। तो एग्रीकल्चर करने के लिए किस तरह से वो क्या टेक्नोलॉजीज यूज किया करते थे? तो प्लोइंग द मल्टीपल क्रॉप्स, इरिगेशन, फूड एंड प्रोडक्शन। तो बहुत सारी फसलों को वो कल्टीवेट किया करते थे। तो मल्टीपल क्रॉप्स, इरिगेशन, तो मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो ग्रो किया करते थे। इरिगेशन के लिए मैंने बताया कि कैनाल्स हो गई, वेल वगैरह हो गए, तो उससे इरिगेशन किया करते थे। और फूड प्रोड्यूसिंग किया करते थे, यानी कि अनाज पैदा किया करते थे। अब आता है हमारे पास क्या, सील मेड ऑफ द सेटेटाइट। अब जो सील्स होते थे, मोहरे होती थी, वो कौन से पत्थर की बनी होती थी? वो सेटेटाइट पत्थर की बनी होती थी। सेटेटाइट पत्थर जो होता है वो सॉफ्ट स्टोन होता है। वो क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन होता है। एनिमल मोटिव, इस सील के अंदर इस तरह की सील बनी होती थी। इस सील के अंदर क्या होता था? एनिमल मोटिव्स, यानी कि एनिमल को डिपिक्टेड किया गया था, एनिमल की फोटो उसमें बनाई गई थी। यूनिकॉर्न यूज द ट्रेडिंग, और उसके अलावा एनिमल मोटिव, यूनिकॉर्न यूज ऑफ ट्रेडिंग। अब इसमें हमें जैसे वो ट्रेडिंग किया करते थे तो किन किन साधनों का यूज किया करते थे? तो लैंड रूट भी यूज किया करते थे और रिवराइन रूट भी। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं ये क्या, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में यही आ जाएगा रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस यानी कि हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जो एक्टिविटीज होती थी, रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी, किस धर्म में वो विश्वास करते थे? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हमें रिलीजन का नाम तो नहीं मिला है, बट इनसे पता चलता है मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली, टेरिकोटा फिगराइन मिला है ना, और प्लांट मोटिव मिला, नेचर को वर्शिप किया करते थे। और सील से हमें पता चला जिस पर प्रोटो शिवा की मूर्ति जो है वो डिपिक्टेड थी, क्रॉस लेग में उनको बताया गया है, बिठाए हुए दिखाया गया है, और योगी पोस्चर में, है ना। तो इस तरीके से सील्स को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं की जा सकी क्योंकि ये सिंबॉलिक होती थी। सिंबल्स के रूप में इसमें अपने जो आसपास के लोग होते थे वो कन्वर्सेशन किया करते थे। तो सिंबल्स में होती थी जो कि अनडिसाइफर्ड है टिल डेट। पिक्टोग्राफ होती थी, और जो मैक्सिमम जो इसमें साइन पाए गए हैं वो 300 से 400 के बीच में पाए गए हैं।
एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज। अब इसका एंड कैसे होता है, ये इतनी फ्लरिश जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसका एंड कैसे हुआ जबकि लोग बहुत ज्यादा खुश थे उसमें, फिर ये डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसके काफी सारे रीजंस बताए गए हैं। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, क्लाइमेट चेंजेस, फ्लड, इन्वेडर्स और द डिफोरेस्टेशन। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से गर्मी बढ़ गई, तो टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, धीरे धीरे मरते गए। एक तो ये रीजन था। दूसरा क्या था, दूसरा था फ्लड आने, क्योंकि वो हड़प्पा रिवर, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास में पूरी की पूरी तरह लोकेटेड थी, और बार बार रिवर में जैसे पानी बरसात होती थी तो रिवर का वाटर जो है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता था, जिससे आसपास के गांव में पानी भर जाता था, और इस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट आता है इन्वेडर। हो सकता है कि बाहर से इन्वेडर्स आए हो, कोई भी अटैकर आया हो और इन पर अटैक करके इनको सबको मार दिया और वहां पर खुद सेटल्ड हो गए। नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और वो डेड हो गए, राइट। अब क्या करते हैं, डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर डिस्कवरिंग की बात करते हैं कि कैसे इसको डिस्कवर किया गया। कनिंगम कंफ्यूजन, कनिंगम की कंफ्यूजन जो कि बहुत बार पूछी जाती है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, 3 मार्कर में पूछी जाएगी ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कनिंगम कंफ्यूजन, फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई, यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इंटरेस्ट इन द 1600 बीसी डिपेंडेड ऑन द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स अकाउंट। तो इनको एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर की क्या मिलती है, एक अकाउंट मिलती है, एक बुक मिलती है, उसमें कुछ और मेंशन किया गया था हड़प्पा के बारे में, जबकि हमारे हिस्टोरियन ने इसको कुछ और बताया हुआ था। तो इस तरह से इनकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जॉन मार्शल आते, जिन्होंने सबसे पहले 1924 में इनको कार्यभार संभाला, इनको दिया गया किस चीज का, एएसआई का। ये बने एएसआई 1924 में। सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को दुनिया में बताया, हड़प्पा के बारे में दुनिया को बताया कि ये भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है, जो कि इसकी 3 कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन के साथ में इसको भी रखा गया है। तो दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट वन मेसोपोटामिया, सेकंड वन इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, थर्ड वन इज इजिप्ट सिविलाइजेशन, फोर्थ वन इज चाइनीज सिविलाइजेशन, राइट। तो उनमें बताया कि हड़प्पा भी इन्हीं पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इनको बताने वाले कौन थे, जॉन मार्शल। डीजी ऑफ एएसआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई 1944 में कौन बने थे, 1944 में स्टेटोग्राफी, यानी कि जो आरईएम विलर थे वो 1944 में बने थे, और इन्होंने एग्जिबिट किया, यानी कि स्टेटोग्राफी। स्टेटोग्राफी क्या होती है बच्चे, जो सॉइल की स्टडी करते हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स जो उनको मिला उसके ऊपर जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं, सॉइल की लेयर्स होती हैं, उनको स्टडी करके पता लगाया गया कि ये कितनी ज्यादा पुरानी है, राइट। उसके अलावा हम बात करते हैं वेट्स की, मेड ऑफ द चार्ट। तो ये वेट किसके बने होते थे, मेड ऑफ चार्ट, ठीक है। तो चर्ट पत्थर होता तो उसके बने होते थे, इन पर कोई मार्किंग नहीं होती, क्यूबिकल फॉर्म में बने होते थे, और डेसिमल और बाइनरी में ये बताए जाते थे। इसके अलावा पूरा का पूरा कंक्लूजन यहाँ पर दे दिया गया, इस पूरे चैप्टर का एसेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सिटी है, ये रिवर कौन सी सिटी किस रिवर के पास लोकेटेड थी, और आज के टाइम में ये कहां पर है, और इसकी डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। हड़प्पा रावी रिवर के पास लोकेटेड है, और हड़प्पा कहां पर है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, राइट। तो 1921 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। इसके अलावा मोहनजोदारो इंदस रिवर के पास लोकेटेड है, सिंध में ये है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। रोपड़ सतलुज रिवर के पास लोकेटेड है, और इंडियन पंजाब में, पंजाब के मतलब इंडिया के पंजाब में है ये लोकेटेड। 1953 में वाईडी शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। लोथल भोगवा रिवर के पास है, और ये लोथल कहां पर है, गुजरात में है। 1957 में एस.आर. राव ने इसको डिस्कवर किया था। कालीबंगा घग्गर रिवर के पास लोकेटेड है, कालीबंगा राजस्थान में। 1959 में बीबी लाल ने इसको डिस्कवर किया था। चन्हू दारो इंदस रिवर के पास, और सिंध है जो, ठीक है, पाकिस्तान में। और 1931 में एम.जी. मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया था। आलमगीरपुर ये है हिंडौन में, ठीक है, कौन सी रिवर के पास, हिंडौन रिवर के पास में लोकेटेड है, यूपी में है ये। 1974 में वाईडी शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। सुत कांगेडोर दश्त है, दश्त रिवर के पास लोकेटेड है, और ये बलूचिस्तान में। 1931 में अरोइल स्टीन ने इनको डिस्कवर किया था। बनावली हग्गर हरियाणा 1794 RS बीस्ट। और रंगपुर है बहादुर रिवर के पास में, गुजरात में है। 1931 में MS वत्स ने इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हैं। तो आपके लिए एक और गुड न्यूज देती हूँ। गुड न्यूज ये है कि आपको इसकी सारी PDF, आपके जो भी चैप्टर की PDF है, क्वेश्चन आंसर की जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सारी PDF आपको कहां पर मिल रही है, अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल रही है।
इसी ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर मेरा कम्युनिटी सेक्शन दिया होगा, मुझे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये है CUET के लिए हमारे महापैक। अगर CUET के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड को लगा करके CUET के किसी भी प्रीमियम बैचेस को आप परचेज कर सकते हैं और ये कूपन कोड लगाने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, राइट। उसके बाद है ये महापैक है आपका आर्ट्स का, और ये है आपका अर्जुन बैच जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। जाकर के क्या करोगे, इसमें एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कर दोगे, ठीक है। और ये था आज का हमारा माइंड मैप ब्रेक बीस एंड बोन्स। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।